Hello bete, let's move to further discussion in our third chapter, Nationalism in India. In our previous lecture, we have discussed about the civil disobedience movement. Now, in this lecture, beta, we will discuss about what steps were taken by British government, ठीक है ना, इन द रिस्पॉन्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे हमने जब भी आंदोलन किया बेटा, आपने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने उसके बदले में उसे कुचलने के लिए या तो कोई कानून के जरिए, ठीक है, या फिर निर्ममता से उसे बंद करने की कोशिश की। अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं बेटा, तो देखो उस समय भी उन्होंने सत्याग्रह के जवाब में ब्रिटिशर्स जो हैं वो रोलेट एक्ट लेकर आए 1919 में, 1919 में। फिर रोलेट एक्ट के जवाब में हमने क्या किया, रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो उसके भी जवाब के अंदर, ठीक है ना, वो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, उसके बाद जब हमने शुरू किया आपका हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, तो उसके अंदर भी हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या उसके जवाब में 1928 में साइमन कमीशन को लेकर आए। मतलब एक के बाद वो ऐसा कुछ कानून या कोई भी ऐसा तरीका लेकर आए जिससे कि वो हमें वहीं रोक सकें और हमारा जो मास स्ट्रगल है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, उसके बाद गांधी जी उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है ना, सेकंड मास स्ट्रगल या दूसरा जन आंदोलन शुरू करने के लिए, और वो था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमने पहले किया। अब हमें ये देखना है कि उसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या कदम उठाती है, क्या करती है उसे रोकने के लिए। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बेटा बौखला जाती है, ठीक है, जब उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो उसके बनाए हुए कानूनों को ही डिसोबे कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। इसलिए उसके जवाब में क्या करती है वो, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। एक एक करके जितने भी कांग्रेस के जो नेता थे उनको वो गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसा आपके फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड, कि अब्दुल गफ्फार खान जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इससे बेटा जो गुस्साई भीड़ जो है वो गलियों में उतर जाती है, पेशावर की गलियों में, और उस वक्त जो भी वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ और या पुलिस की गोलियों जो है उनका वो सामना करती है। बहुत सारे लोग इससे मारे भी जाते हैं और 1 महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर। तो जो शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे बेटा वो अटैक करना शुरू कर देते हैं पुलिस पोस्ट पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पर, लॉ कोर्ट्स पर एंड रेलवे स्टेशंस। ठीक है ना, मतलब उन सब चीज़ों पर दैट सिम्बोलाइज्ड ब्रिटिश रूल, कि वो सब जगह जो कि अंग्रेजी शासन का प्रतीक थी, जैसे पुलिस चौकियाँ, नगर पालिका भवन, अदालतें, रेलवे स्टेशनों पर हमले कर देते हैं। और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा बौखला जाती है और उसका जो रिस्पॉन्स वो देती है वो बहुत ही निर्ममता से दमन का रास्ता अपना कर देती है, कि सत्याग्रही जो उन पर हमले किए जाते हैं, औरतों और बच्चों को मारा और पीटा जाता है, और इसमें लगभग 1 लाख लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए गांधी जी फिर से डिसअपॉइंट होते हैं और निराश होकर वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं फिर से कि जो मूवमेंट था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको वापस बंद करने के लिए, कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन एक समझौते के साथ कि और ये समझौता कहलाता है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है ना, इरविन जो वायसराय थे, क्योंकि उन्हीं के पास उन्होंने 11 डिमांड्स का लेटर भेजा था ना फुलफिल करने के लिए, इसलिए गांधी जी इरविन के साथ एक समझौता करते हैं और इस समझौते के अकॉर्डिंग गांधी जी जो हैं उनको क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन जाना था। ठीक है, कि लंदन जाएंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो अटेंड करेंगे, परंतु बदले में गांधी जी ने ये शर्त रखी थी कि उन्हें जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंडिया के उनको रिहा करना होगा, उन्हें रिलीव करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं कि क्योंकि पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसे अटेंड करने से जो इंडियंस हैं उन्होंने कांग्रेस ने मना कर दिया था। जब दिसंबर 1931 में गांधी जी जाते हैं बेटे कहाँ, वेंट टू लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो वहाँ पर उनका जो वार्तालाप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो बीच में ही टूट जाता है, और जैसे ही वो भारत लौटते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो रिप्रेशन का या जो निर्ममता से कुचलने का काम चल रहा था इंडियन सत्याग्रहियों को, वो अभी भी जारी है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में होते हैं। ठीक है, और जो कांग्रेस है उसे इलीगल मतलब गैर कानूनी करार कर दिया जाता है, कि कांग्रेस है वो गैर कानूनी है। सभाएं या प्रदर्शन या बहिष्कार जैसी जितनी भी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे थे। बहिष्कार हम किसी भी चीज़ का जो कर रहे हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन सबको कुचलने के लिए क्या उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई की जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने जिस शर्त के ऊपर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, वो उन्होंने पूरी नहीं की ब्रिटिशर्स ने, और वार्तालाप भी रह गया। मतलब वही बात हुई कि आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके पापा आपको डिनर करवाएंगे, ठीक है, पर बात बीच में बिगड़ जाने से आपकी चॉकलेट भी गई। ठीक है ना, डिनर की बात तो दूर है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ना तो वहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई डिसीजन हुआ, ठीक है ना, और जिस आस में गांधी जी गए थे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा बेटा, ना ही वो पूरा किया गया।
ठीक है। इसलिए फिर दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो रीलॉन्च किया गया, लेकिन 1934 में, परंतु वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा जितना कि आपका ये रहा। ओके, लेट्स नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या देखना है अब हमें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कौन कौन से सामाजिक समूह थे। ठीक है, साथ साथ में बेटा व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट एंड व्हाट वर देयर आइडियल्स एंड यू कैन से व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, कि लोगों ने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, या उनके आदर्श क्या थे, या उनके लिए स्वराज का क्या मायना या मतलब थे। वैसे ही जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्वराज का मतलब सबने अलग अलग लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और पार्टिसिपेट करने का तरीका भी अलग था। ठीक है ना, कि बहिष्कार करना है तो सबका बहिष्कार का तरीका अलग अलग। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को लेना है। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं, ठीक है ना, लेट्स टेक रिच पीजेंट्स, संपन्न जो किसान थे। ठीक है ना, संपन्न किसान समुदाय, इसमें आते थे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। ठीक है ना, और बेटा ये आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। अब हमें देखना है कि क्यों इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके पीछे क्या रीज़न था। दे वर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड वेर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। मतलब ये बेटा जो नकदी फसलें थी उस वक्त उनकी, या व्यावसायिक जो फसलें उनकी खेती करते थे, परंतु व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, जब उनकी आय खत्म होने लगी तो उनके लिए जो गवर्नमेंट रेवेन्यू उसको पे करना भी इम्पॉसिबल हो गया, और इसलिए वो सरकार को लगान चुकाना नहीं चाहते थे, और गवर्नमेंट जो है वो उस रेवेन्यू को कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसीलिए ये रिच पीजेंट्स जो थे, ठीक है ना, बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़ एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। मतलब इन्होंने लोगों को तैयार भी किया, अनुच्छिक सदस्यों को भी बहिष्कार के लिए मजबूर किया कि सब एकजुट हों और सरकारी चीज़ों का बहिष्कार करें। ठीक है, इनके लिए स्वराज की लड़ाई, मतलब इन्होंने स्वराज का जो मीनिंग लिया वो क्या था, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। ठीक है, मतलब लगान जो है ना, इनकी स्वराज की जो लड़ाई है वो क्या थी, भारी लगान के खिलाफ थी। इसीलिए 1931 के मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, परंतु जब रीस्टार्ट या रीलॉन्च किया गया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न है, देखिए लास्ट सेकंड पॉइंट, कि दे वर डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। इसका मतलब कि ये चाहते थे लगान कम किया जाना चाहिए, परंतु उस आंदोलन के बाद भी, ठीक है ना, इनका जो लगान कम नहीं किया, लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया था, हमने पढ़ा था इससे पहले, किसके बाद, अब्दुल गफ्फार खान वगैरह सब गिरफ्तार होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि महिलाओं को, बच्चों को पीटा जाता है और 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। इसलिए ठीक है, तो ये परेशान हो जाते हैं, इनकी निराशा बढ़ जाती है, इसलिए इन्होंने बाद में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेट्स टेक द सेकंड सोशल ग्रुप बेटा, पुअर पीजेंट्स, गरीब किसान। ठीक है ना, और गरीब किसान जो थे बेटा, इनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, इसमें से ज़्यादातर वो थे स्मॉल टेनेंट्स। ठीक है ना, कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, कि भूमि जो है इन्होंने किराए पर ले रखी थी, जिसके ऊपर ये खेती करते थे। और जैसे ही डिप्रेशन, आपकी महामंदी जो है वो कंटिन्यू रही है, तो इनके कैश इनकम है वो भी कम होगी। डिविडेंड का मतलब कम हो जाना। दे फाउंड डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट, और इनके लिए मुश्किल हो गया था लगान चुकाना। ठीक है ना, महामंदी के कारण। इसलिए सिर्फ ये इतना ही नहीं चाहते थे कि इनका लगान कम किया जाना चाहिए, जैसे कि रिच पीजेंट्स चाहते थे, जितने छोटे उतनी ही मांग बढ़ी, कि ये चाहते थे कि इनका जितना भी अनपेड रेंट जो है लैंडलॉर्ड को, मतलब कि लगान जितना भी इन्होंने अब तक नहीं दिया वो सारा माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जैसे आपके थर्ड पॉइंट में है कि दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, कि जितना भी लगान है वो सारा माफ़ किया जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने बहुत सारे रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जो कम्युनिस्टों के द्वारा, ठीक है ना, या सोशलिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनमें इन्होंने भाग भी लिया। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस बिकॉज अप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, कि मतलब वो भाड़ा विरोधी जो आंदोलन है उनको समर्थन देने के लिए हिचकिचाती रही है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि इससे अमीर किसान और जमींदार जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, मतलब वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी।
इसलिए काफ़ी लंबे समय तक गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध बेटा अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बने रहे। मतलब दोनों में से अगर एक को चुनना है तो उसने गरीबों को नहीं अमीरों को चुना कि वो नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने इनका साथ, या हम ये कह सकते हैं कि इनका भाड़ा विरोधी जो आंदोलन है, नो रेंट कैंपेन जो है, उसको समर्थन नहीं दिया। वी आर टेकिंग द नेक्स्ट सोशल ग्रुप, दिस इज़ बिजनेस क्लास। हम जो ले रहे हैं बेटा अब आपका ये है व्यावसायिक वर्ग। अब हमें देखना है कि हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सविनय वैज्ञ आंदोलन जो है उसके बारे में इन्होंने क्या रुख अपनाया, उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया, या फिर उसके पीछे इनका मेन मोटो या आइडियल क्या था। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट, कि पहला जो विश्व युद्ध था उसमें भारतीय व्यापारियों ने या उद्योगपतियों ने बेटा बहुत पैसा कमाया, इसलिए वो ताकतवर बन गए थे अपने कारोबार को फैलाने के लिए। ठीक है ना, वो ये उम्मीद करते थे कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो उनके इस बिजनेस एक्टिविटीज़ को रोकती है, रेस्ट्रिक्ट करती हैं, उनको हटाया, रिमूव कर दिया जाना चाहिए, इसलिए वो सपोर्ट चाहते थे। ठीक है ना, उन पॉलिसी से, मतलब वो सब नीतियाँ जो ब्रिटिशर्स की या कॉलोनियल या औपनिवेशिक हैं जो उनकी गतिविधियों को रोकती हैं, ठीक है ना, उनसे इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब सुरक्षा चाहते थे। इसीलिए इनका एक और था डिमांड कि दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, कि जो विदेशी आयातित वस्तुएं हैं उनसे भी सुरक्षा। साथ साथ में बेटा 1 पॉइंट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक कि रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो किस चीज़ से रिलेटेड है आपका, कि इंडिया की करेंसी है वो रुपीज़ है, ब्रिटेन की स्टर्लिंग है, तो इनका जो रेशो है एक्सचेंज वैल्यूएशन, ठीक है ना, उसे रुपीज स्टर्लिंग रेशो कहा जाता है, और ये कंट्रोल करने का काम इंग्लैंड करता था। ठीक है ना, इट कैन कंट्रोल द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। इसीलिए ये क्या चाहते थे, इससे भी इन्हें सुरक्षा मिले, कि इनसे इन्हें सुरक्षा मिलेगी तो इन्हें फ़ायदा होगा। इसीलिए टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920 एंड FICCI इन 1927। मतलब हित के लिए, औद्योगिक या व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए इन्होंने इन संगठनों का निर्माण किया। इसके साथ साथ बेटा कि आंदोलन को इन्होंने आर्थिक सहायता भी दी, और जो आयातित मतलब इंपोर्ट जो गुड्स थी उनको खरीदने या बेचने से भी इन्होंने इनकार किया। ज़्यादातर व्यवसायिक स्वराज को एक ऐसे युग में देखते थे जहां कारोबार पर कोई औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार है वो आराम से फल फूल सके। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो मेन मतलब उस वक्त के जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटे, वो कौन थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है ना, इन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल जो है इंडियन इकोनॉमी जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर अटैक भी किया, मतलब औपनिवेशिक जो नीतियाँ उनका विरोध भी इन्होंने किया। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद भी इन्होंने उत्साह से, ठीक है ना, इनके अंदर भाग लिया, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। लेट्स टेक बेटा आवर नेक्स्ट सोशल ग्रुप, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग था, अब हम इसकी बात करते हैं कि इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस में। नाउ टेक द फर्स्ट पॉइंट, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास did not participate in the civil disobedience movement except the Nagpur region, mind it बेटा, except the Nagpur मतलब नागपुर को छोड़कर, और कहीं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक वर्ग जो है आपका इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, इसके पीछे रीज़न था, देखिए, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टेड अलूफ, कि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो मजदूर कांग्रेस से दूर छिटकने लगे थे या दूर जाते जा रहे थे। वही है कि टॉम और जेरी की मित्रता तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, एक दूसरे से वो अलग ही रहेंगे। तो यहाँ भी वही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ओनर के यहाँ, वो आपके वर्किंग क्लास है, तो उनकी आपस में बनती नहीं, क्योंकि वर्कर्स जो है वो समय समय पर डिमांड करते थे, और कांग्रेस जो है वो फेवर करती है किसको, रिच को। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कांग्रेस है वो फेवर करेगी किसको, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को, वैसे ही जैसे कि वो रिच पीजेंट्स को फेवर या लैंडलॉर्ड्स को कर रही थी, रादर देन द पुअर पीजेंट्स इन नो कंपेन, मतलब सॉरी नो रेंट कंपेन के अंदर भाड़ा विरोधी आंदोलन में साथ नहीं दे रही थी गरीब किसानों। Some workers participated in the civil disobedience movement against low wages and poor working conditions. हम देखेंगे कुछ स्थानों पर जो श्रमिक हैं उन्होंने बेटे भाग भी लिया, उन्होंने बॉयकॉट भी किया फॉरेन गुड्स का एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स। क्यों, क्योंकि वो क्या किसके विरोध में कर रहे थे, लो वेजेस, कि उनकी मजदूरी कम थी और कार्य के जो दशाएँ थी, ठीक है ना, वो बहुत ही दयनीय। इन 1930 बेटे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टीन माइंस वर वो गांधीयन कैप्स एंड
पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन। मतलब छोटा नागपुर की 3 खानों के अंदर बहुत सारे मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियान में हिस्सा भी लिया, लेकिन फिर भी ठीक है ना, कांग्रेस जो है वो अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने के लिए हिचकिचाती रहती थी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि उससे उन्हें लगता था उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे। ठीक, ये था आपका इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। मतलब औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ठीक है ना, जब मैदान जंग में सब आ गए हैं तो बेटा वो भी पीछे नहीं थी। और ये बिगुल तो महिलाओं ने 1857 का जो रिवोल्ट था आपका, उसमें क्वीन ऑफ झांसी मतलब झांसी की रानी ने ही बजा दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो अब इस दौर की महिलाओं को तलवार लेकर बाहर नहीं आना था। क्यों? क्योंकि हमें तो अहिंसात्मक रूप से करना था ना, नॉन वायलेंस वे में, इसीलिए चकला बेलन लेकर ही बाहर आ जाते हैं। ओके, तो देखिए महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग साल्ट मार्च वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। साल्ट मार्च मतलब जब गांधी जी की दांडी यात्रा थी, जो उन्होंने 240 माइल्स मतलब 24 दिनों के अंदर तय की थी अपने साबरमती आश्रम से बेटा, और कहाँ आपके ना कोस्टल एरिया दांडी तक। तो उसमें जब भी गांधी जहाँ जहाँ भी जाते थे तो महिलाएं उनकी बातों को सुनने के लिए बाहर आती थी। ठीक है ना, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड शॉप्स। कि उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट मार्च मतलब जो जुलूस थे विरोध के, ठीक है ना, उनमें भी हिस्सा लिया, जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों की पिकेटिंग का मतलब बंद भी की, और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। और इसमें ज़्यादातर जो वीमेन थी मतलब मोस्टली जो है बेटा वो आपकी अर्बन एरियाज़ में थी और हाई कास्ट फैमिलीज से, और रूरल एरियाज़ के अंदर वो थी रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड से, मतलब ऊंचे तबके की ही महिलाएँ जो एजुकेटेड थी उन्होंने ही मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। And they feel that you can say they began to see service to the nation as a sacred duty of a woman। कि गांधी जी के आह्वान के बाद उनको राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, इसलिए भी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, अब एक चीज़ और लर्न करनी है आपको बेटा कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही है। क्यों? महिलाओं को उच्च स्थान उसमें क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। मतलब घर और हर्थ हो गया बेटा चूल्हा चौका, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। क्यों? गांधी जी को क्या लगता था कि घर चलाना या चूल्हा चौका संभालना या अच्छी माँ या अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी।